साथियों, मैं BM शाह एडवोकेट आप सभी साथियों को अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप लोग सुखी आनंद में होंगे। आप लोग कानून के बारे में मैं जो आपको बताता हूं, हो सकता है कि उस बताने से मैं अपना भी नॉलेज लेना चाहता हूं और थोड़ा बहुत अगर हो सकता है कि हमारे बताने पर आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। इसी के साथ मैं साथियों आज आपको डावरी डेथ के बारे में बताना चाहता हूं। डावरी डेथ क्या है? डावरी डेथ इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 304 में डावरी डेथ को परिभाषित किया गया है। साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 113 बी में भी डावरी डेथ के बारे में बताया गया है। इंडियन पिनल कोड की धारा 304 बी में कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर जलने या किसी भी तरह की शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है या यह पता चलता है कि शादी से पहले उसके पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता उत्पीड़न का सामना किया है और जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो उसे डावरी डेथ की श्रेणी में माना जाता है। डावरी डेथ के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट माने आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक सामग्री है, वो यह है, ये चीज़ होना चाहिए। पहला, मृत्यु जो है, मृत्यु जलने या शारीरिक चोट या किसी अन्य परिस्थितियों से होनी चाहिए। मृत्यु के 7 वर्षों के भीतर होनी चाहिए। यह अवश्य ही प्रकट किया जाना चाहिए कि विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति या किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग को लेकर होनी चाहिए। दहेज की मांग जो है कब की होता है? विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को विवाह के किसी पक्ष के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के पहले या बाद में किसी भी धन, किसी भी सामग्री, किसी भी तरह का दबावपूर्ण रूप से धन मांगा जाता है, तो उसे डावरी कहा जाता है। डावरी के मांगने का मुख्य कारण क्या क्या है साथियों? डावरी जो है परंपरा के नाम पर दूल्हे के परिवार द्वारा दहेज की मांग, यह सोच करके कि इससे समाज में प्रतिष्ठा बनेगी, निरक्षरता, यही कारण है। कुछ लोग ये मानते हैं कि औरत और मर्द की जब शादी होती है तो पत्नी पक्ष के तरफ से जो सौगात है पर्याप्त रूप से मिलना ही चाहिए। यही कारण है कि परंपरा के कारण भी पत्नी पक्ष के या उनके मायके से के ओर से दहेज की मांग की जाती है। एक चीज़ और होता है साथियों कि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि हमारे हैसियत के बराबर आप दीजिए। भाई, हमारी मांग कुछ नहीं है, लेकिन आपको हमारी इज्जत देखना ही पड़ेगा कि हमारा कैटेगरी क्या है। तो साथियों, ये हैसियत दिखा करके भी अपनी झूठी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए भी दहेज की मांग की जाती है साथियों। और एक कारण और है निरक्षरता। चूँकि लोग कुछ पढ़ लिख लेते हैं तो
पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं साथियों कि पढ़ने लिखने पर और दहेज की मांग बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो जिनका लड़का पढ़ लिया तो ये कहता है कि भाई देखिए, मैंने अपने लड़के को इतना लाख रुपया, इतना करोड़ लगा करके पढ़ाया है, सुटेबल बनाया है, डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, मैनेजर बनाया है, वकील बनाया है, क्या क्या नहीं बनाया है, न्यायाधीश बनाया है। तो भाई उसके हिसाब से हमारे खर्च को शादी के समय मिलना चाहिए। जो डावरी डेथ है साथियों, एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बेलेबल अपराध उसे कहा जाता है साथियों, ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने के लिए अदालत से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। गिरफ्तार व्यक्ति को आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करके रिहा किया जा सकता है और पुलिस व्यक्ति को मना नहीं कर सकती है। इसे क्या कहते हैं? बेलेबल या जमानती अपराध। और कॉग्निजेबल अपराध ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और साथ ही मजिस्ट्रेट की अनुमति से या बिना एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का भी अधिकार होता है। ये नॉन बेलेबल होता है और जमानती, जिसमें जमानत देने का अधिकार जज को होता है। उनका वो डिस्क्रिशनरी पावर है। अपराधी का क्या चरित्र है, अपराधी अपराध करने की क्या प्रवृत्ति है, अपराध किस अवसर का है, किस नेचर का है, इस सब चीज़ों को देख करके उसके स्थानीयता के बारे में भी देख करके कहीं ऐसा व्यक्ति न हो जो कि जमानत देने के बाद कहीं फरार हो जाए, जिससे कि मामले का निराकरण न हो सके। इन सब चीज़ों को देख करके जमानत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन जज देते हैं। अब साथियों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 41 के अनुसार पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज शिकायत से संतुष्ट होकर सीआरपीसी की धारा 41 के सभी प्रावधानों को पूरा करता है। साथियों, मैं डावरी डेथ के संबंध में कुछ न्यायिक दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। साथियों, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम निक्कू राम और अन्य 30 अगस्त 1995 को ये निर्णय पारित हुआ था। इस मामले में दंपत्ति की शादी हो चुकी थी और शादी के 5-6 महीने बाद ही पति, भाभी और सास ने कम दहेज लाने पर दुल्हन को ताने मारना शुरू कर दिया। वे उससे कई चीज़ें मांगने लगे जो उसने पूरी नहीं की। अभियोजक ने मृतक को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया और उसे अधिक दहेज लाने के लिए क्रूरता किया। धीरे धीरे उस पर प्रताड़ना इस कदर बढ़ गई कि सास ससुर ने उसके माथे पर धारदार ब्लेड से वार कर दिया, जिससे उसे गहरा घाव हुआ और कट गया। वो अपने पति और ससुराल वाले द्वारा उस पर हो रहे दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने नेप्थलीन बाल का सेवन करके आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु हो गई। जांच के दौरान तेज धार वाला ब्लेड बरामद किया गया और जांच पूरी होने के बाद पति, भाभी और सास पर इंडियन पेनल कोड की धारा 304B, 306 और 498A के तहत आरोप लगाए गए और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अदालत ने सभी सबूतों के जांच के बाद यह माना कि जिन लोगों पर धारा 304B, 306, 498 के तहत आरोप लगाए गए हैं वे उन आपराधिक आरोपों से मुक्त होंगे, क्योंकि अभियोजन उनके और केवल सास ससुर के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा। कानून को इंडियन पेनल कोड की धारा 324 के तहत अपनी बहू को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दोषी माना गया
और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने का भुगतान न करने पर 1 महीने के लिए साधारण कारावास का भी सामना करने का दंडादेश पारित हुआ। इसी प्रकार से साथियों एक मामला है पवन कुमार और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 9 फरवरी 1998 का मामला है। इसमें अपीलकर्ता नंबर 1 पति और उसकी मृत पत्नी उर्मिला है। कुछ समय के बाद वे सोनीपत चले गए। उर्मिला अपने शादी के कुछ दिनों के भीतर अपने माता पिता के घर वापस लौट आई। उसने फ्रिज, स्कूटर आदि के लिए दहेज की मांग के बारे में शिकायत की। उसने मांग को पूरा नहीं किया और अपीलकर्ताओं द्वारा यातना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जैसे कि उस पर टिप्पणी करना कि वह बदसूरत आदि दिखती है। ऐसा ब्लेम या ऐसा ताना दिया जाता था कि वह बदसूरत है। अपीलकर्ताओं द्वारा इस तरह की टिप्पणियों और ताने के परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर ली और जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी के पति और सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। अदालत में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यहाँ कोई अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड की धारा 304B के आवश्यक सामग्री को पूरा नहीं करता है और कोई सबूत भी नहीं मिला है कि उसकी मृत्यु से पहले मृतका से दहेज की मांग के संबंध में किसी भी तरह की क्रूरता या उत्पीड़न की गई थी। इस मामले में मुद्दा यह था साथियों कि क्या उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ कोई क्रूरता या उत्पीड़न की गई थी, या और क्या वह क्रूरता दहेज की मांग के संबंध में थी। यदि क्रूरता की गई थी तो वो क्रूरता जो है दहेज के मांग के संबंध में हो, तभी 304B के कैटेगरी में आएगा। क्या रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि की मांग अधिग्रहण की इच्छा थी या दहेज की मांग थी। इसमें मामला में जजमेंट हुआ साथियों। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि केवल एक रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि प्राप्त करने की इच्छा दहेज मांगने के दायरे में नहीं आना चाहिए और इसे अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि इंडियन पेनल कोड की धारा 304B और धारा 498A के साथ डाबरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 2 के तहत दहेज की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। कोर्ट ने कहा था कि दहेज की मांग खुद धारा 304B के तहत एक अपराध है और उसके तहत अपराध होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके साथ एक समझौता होना जरूरी है। अदालत ने धारा 498 के तहत दोषी ठहराया, उसके रूप पर टिप्पणी करके उसे क्रूरता उत्पीड़न के अधीन किया, उसे और अधिक दहेज लाने के लिए ताना मारा। धारा 304B के तहत पवन कुमार अपीलकर्ता नंबर 1 को 7 साल के कठोर कारावास, 500 रुपया के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई और जुर्माना न देने पर 6 महीने की सज़ा उसके कारावास में जोड़ दी गई। 306 IPC के तहत 4 साल के सश्रम कारावास, 200 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई और भुगतान न करने पर 3 महीने उसके कारावास में जोड़ा गया। धारा 498 के तहत उसे दोषी ठहराया गया और उसे 2 साल के कठोर कारावास और 200 रुपये की सज़ा सुनाई गई। जुर्माने में चूक करने पर 3 महीने और उसकी कैद में जोड़ा गया। यह भी आदेश पारित किया गया, सभी सज़ा साथ साथ चलेगी। इसके अलावा उक्त मामले में अपीलकर्ता नंबर 2 अपीलकर्ता नंबर 3 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मात्र इसमें पति को सजा हुई, बाकी सास ससुर इन लोगों को बरी कर दिया गया। क्रुएल्टी क्या है साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि दहेज मृत्यु में बार बार क्रुएल्टी शब्द आता है। क्रूरता इंडियन पेनल कोड की धारा 498 में क्रूरता को परिभाषित करती है। यदि कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार
किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है तो उन्हें इस धारा के तहत दंडनीय माना जाएगा। इसके लिए सज़ा 3 साल की कैद और जुर्माना भी भरना होगा। क्रूरता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है साथियों? आवश्यक तत्व क्या हैं? किसी महिला को चोट पहुंचाने या उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए जानबूझकर किया गया कोई भी आचरण क्रूरता की श्रेणी में आएगा। इसी के अतिरिक्त किसी महिला या उसके किसी रिश्तेदार को उनकी गैर कानूनी मांगों को पूरा करने के लिए यदि प्रताड़ित किया जाता है तब भी क्रूरता की श्रेणी में आएगा। अभी साथियों रिश्तेदार, इसमें 304B में पति या उसके रिश्तेदार शब्द आया है। तो रिश्तेदार में कौन कौन आएंगे इसके बारे में एक जजमेंट जो पारित हुआ है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह 2 जुलाई 2014। इस मामले में रिश्तेदार शब्द का विश्लेषण किया गया था। प्रतिवादी गुरमीत सिंह पर आईपीसी की धारा 304B के तहत आरोप लगाया गया था कि वह परमजीत सिंह की पत्नी गुरजीत कौर की मौत का कारण है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उस पर धारा 304B के अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह मृतक का रिश्तेदार नहीं है, इसलिए उस पर 304B नहीं लगाया जा सकता। प्रतिवादी परमजीत की मौसी का भाई था। ये परमजीत जो है उसकी मौसी का भाई था। यह नहीं कहा जा सकता कि वह मृतक के पति का रिश्तेदार है। अदालत ने कहा कि उस पर धारा 304B के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह खून, गोद लेने या मृतक के पति के विवाह द्वारा रिश्तेदार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उस पर अपराध के लिए अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। साथियों, इसके लिए यह माना गया कि चूंकि खून का रिश्तेदार नहीं है वो, इसलिए उसे 304B का अपराध उसके ऊपर प्रमाणित नहीं होता है और उसे अन्य धाराओं के लिए दोषी ठहराया गया। धारा 498 अपनी परिभाषा में रिश्तेदार के बारे में बात करती है। इस मामले में उसने रिश्तेदार शब्द का विश्लेषण किया और यह अर्थ निकाला कि एक व्यक्ति जो खून, गोद लेने या शादी द्वारा एक रिश्तेदार है वह रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे आयोजित नहीं किया जा सकता है। धारा 304B के तहत दोषी है, लेकिन अगर उन्होंने कोई अन्य अपराध किया है तो उन्हें अन्य धारा के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। साथियों, आज किसी अन्य कारण से मृत्यु होती है, सब चीज़ ठीक चलता है, शादी के पहले कोई वाद विवाद नहीं होता है, कोई मांग नहीं होता है, लेकिन बाद में यदि किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो मृतक पत्नी के मायके वाले झूठा आरोप लगा करके इस प्रावधान का दुरुपयोग करते हुए पति या उसके रिश्तेदारों को जोड़ करके फंसा देते हैं और फंसा करके इसका दुरुपयोग करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, पैसा लेकर के पढ़ते हैं। एक तरह का उनकी लड़की मर गई, उनकी रिश्तेदार मर गई, लेकिन उसको ये न सोचते हुए उसको एक अपना गिफ्ट समझ लेते हैं कि ठीक मरी है और उनको उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो साथियों, इस प्रावधान का मिसयूज भी हो रहा है। अपने मकसद के लिए प्रावधान का दुरुपयोग करने या पति के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए कई फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। महिलाओं को इस धारा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। हालांकि प्रावधान का दुरुपयोग करने की एकमात्र संभावना से प्रावधान को अमान्य नहीं कर देना चाहिए, इसलिए धारा 498A संवैधानिक है। साथियों, एक 498 की वैधता के संबंध में
सुशील कुमार शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 19 जुलाई 2005 को आदेश पारित हुआ, जिसमें इस मामले में याचिकाकर्ता ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत इंडियन पेनल कोड की धारा 498(a) की वैधता को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह अपराध महिलाओं को दहेज से बचाने के लिए किया गया है, न कि परिवार के निर्दोष सदस्यों के खिलाफ हथियार के रूप में इसका दुरुपयोग करने के लिए। इस मामले में मुद्दा यह था कि अगर कोई महिला इस प्रावधान का दुरुपयोग करती है तो क्या निवारक उपाय किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि जिन जांच एजेंसियों और अदालत को मामले का ठीक से विश्लेषण करना चाहिए, इस धारणा से शुरू नहीं करना चाहिए कि आरोपी व्यक्ति ही दोषी है। उन्हें दहेज से संबंधित मामले में प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जांच एजेंसियों और अदालतों को बनाए गए कानूनों की रक्षा करना चाहिए और किसी के द्वारा लगाए गए निराधार और बुरे आरोपों पर एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ित नहीं करना चाहिए। अदालत को उसकी अपील में कोई सामग्री नहीं मिली। उसने रीट याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि अगर वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है जिससे वह आरोपी है तो वह मुकदमे में पैरवी करे, उसी में अपने को डिफेंस प्रस्तुत करे, और उसकी याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई। इस तरह से साथियों, दहेज जैसी कही गई परंपरा के नाम पर प्रथा भारत में हर जगह मौजूद है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहर। दहेज प्रथा का खतरा समाज में बहुत नीचे तक पहुंच गया है। इतने प्रावधान करने के बाद भी दहेज की मांग की प्रथा अभी भी बंद नहीं हुई है। सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, फिर भी उसे समाज से पूरी तरह मिटा नहीं सकती। इसे पूरी तरह ख़त्म करने के लिए समाज के लोगों को समझना होगा कि यह गलत है। जब तक दहेज के मांग को आदमी गलत नहीं समझेगा, तब तक उस पर विचार नहीं करेगा। समाज में सख्त कानून बनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन समाज में कानूनों की अनभिज्ञता और परिवार से कोई समर्थन न होने के कारण इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अगर लड़की अपने माता पिता से पति के परिवार द्वारा झेली जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है, तो उस प्रताड़ना के बारे में शिकायत करती है, तो भी लड़की के माता पिता इसे प्रकाश में लाने के बजाय समझौता करने का विकल्प चुनते हैं। समाज के कानून और समर्थन मिलकर इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। इस तरह से साथियों, डावरी डेथ जो है साथियों, बहुत ही ऐसा अपराध है जो समाज में व्याप्त है, क्योंकि यह कई रूप से उस बेचारी अबला नारी के साथ क्रूरता किया जाता है जो कि एक नया सपना लेकर के, अच्छा सपना लेकर के अपने मायके का घर छोड़ करके आपके ससुराल में आती है और आप चंद लालच के लिए उसके साथ क्रूरता करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, उसको अपमानित करते हैं, जिससे उसको जब सहन नहीं होता है तो वह आत्महत्या करने को विवश हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि समाज में स्वच्छता बनाए रखने के लिए आज पति पत्नी दोनों समाज के ऐसे अंग हैं जो जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक है, और यदि दोनों का प्रेम पूर्वक व्यवहार रहेगा तो अच्छा रूप से जीवन चलेगा। उनके बाल बच्चे जो होंगे उनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। समाज में भी आज आपकी बहू जो है, बहू को प्रताड़ित करते हैं, उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसको दहेज को के कारण मरना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है। कल आप सोचिए कि आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे?
साथियों, हमारा तो यही कहना है कि जो बहू आपके यहाँ आई है वह बेटी के समान है। उसकी कुर्बानी को याद करिए, जो अपना जन्म स्थान छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, भाई बहन को छोड़ करके आपके पास आई है, तो निश्चित रूप से हमको उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। इसी साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हमारे बुद्धिजीवी एडवोकेट हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, देश गांव में यह ज़रूर फैलाएं कि दहेज लेना एक अपराध है, कलंक है, पाप है, महापाप है। अब पाप करना, अगर आप पाप करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? पापी कहलाएंगे। पापी मत बनिए और अपने परिवार को शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए उत्साहित करिए। इसी के साथ मैं BM शाह एडवोकेट आप सभी भाइयों को अपना प्रेम समर्पित करते हुए आग्रह करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल BM शाह AGP लॉ में को सब्सक्राइब करिए और हमारे नए नए वीडियो देखिए। हो सकता है कि हमारी आपकी चर्चा होने से हो सकता है कि कुछ आपको लाभ हो और मुझको लाभ हो। साथियों, एक अधिवक्ता जो होता है ज़िंदगी भर विद्यार्थी रहता है। ज्ञान अथाह है, समुद्र से भी अथाह है, इसलिए हमें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। मैं जूनियर एडवोकेट जो हैं उनको भी प्रेरित करता रहता हूँ कि आप अधिक से अधिक पढ़ाई करिए और कानून की जानकारी प्राप्त करिए। कानून के अनुसार आप गलत रीत में मत फंसिए, गलत इसमें मत फंसिए, गलत रूप से पैसा कमाने के लिए मत फंसिए। हो सकता है कि आपके गलत रवैये के कारण पैसा तो आता है, लेकिन आपका आचरण गलत हो जाने से आपके लिए वो गलत आदत बन जाता है और आपके जीवन के लिए बाधक बन जाता है। इसलिए साथियों, मैं BM शाह एडवोकेट आपको नमस्कार करता हूं और इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय साथियों।